कुछ समय के लिए अगर ये इधर उधर हो गया है तो हम लोगों ने अपनी अज्ञानता से वापस उसको निमंत्रण दे रहे हैं, ये आप सब जानते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी छूट मिलते ही हमने उसको वापस बुलाने का न्योता दे दिया है, ये हमें सावधानी रखनी है। तो वापस उसके बचाव के लिए तो मेरा जो बिंदु है, शब्द है प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना। अगर किसी को कोरोना नहीं हुआ है सौभाग्य से, ईश्वर की कृपा से, तो वो कैसे जिए, और हो गया है, ठीक हो गया है, रिकवर हो गया है, तो उसके बाद भी वो किस तरह से जिए, और उसके लिए आयुर्वेद का सहारा लेना है, ठीक है। क्योंकि लंबे समय तक हम स्वस्थ इसी के माध्यम से रह सकेंगे, और ये हमारी जीवन का दिनचर्या का अंग होना चाहिए। कोरोना का ऐसा मामला है कि ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक वो आपके शरीर को एडवर्सली प्रभावित करता है, इसलिए हमें उसको नियंत्रण, ठीक होने के बाद भी, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद भी हमें इस बात की सावधानी रखनी है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। एक्सरसाइज, योगिक पद्धति और आयुर्वेदिक जो जीवनचर्या है उसके आधार पर चलना है। तो आज हम बात करेंगे ऋतुचर्या की। आयुर्वेद का कंसेप्ट ये है कि मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार अगर आपका आहार विहार, दिनचर्या, रहन सहन अगर हो, जीवन को जीने का ढंग हो, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। अब मौसम कितने प्रकार के होते हैं, सीजन कितने होते हैं? नॉर्मली लोग 3 समझते हैं, 6 सीजन होते हैं। 6 सीजन होते हैं जिनमें 2-2 महीने हमने बांट दिए, ठीक है। तो 2 महीने का एक सीजन, और इस तरह से 6 सीजन होते हैं 12 महीने में। और इन 6 सीजन में आपको किस तरह रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला सीजन होता है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु 15 जनवरी से लेकर 2 महीने, 15 जनवरी से 2 महीने, तो 15 जनवरी से 15 फरवरी और 15 मार्च तक ये आपका होता है शिशिर, ठीक है। और हेमंत और शिशिर की दिनचर्या एक ही है, इसलिए हम शिशिर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो 15 जनवरी से 15 मार्च तक, 14 मार्च तक ये आपका शिशिर ऋतु होती है। और इस दौरान क्या होता है कि आपका जो पाचन है वो अच्छा होता है, पाचन अच्छा होता है, पाचन तंत्र बड़ा हुआ होता है, जठराग्नि बढ़ी हुई होती है। तो इस समय आप मीठा खाना, खट्टा खाना, खारा खाना, ये आप सब खा सकते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक है। इसके अलावा गेहूं का प्रयोग करेंगे, बेसन का प्रयोग करेंगे, मक्की का प्रयोग करेंगे, ये का प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस दौरान आपको सर्दी समाप्त होती है और गर्मी का मौसम आता है। तो मौसम में परिवर्तन होता है, और मौसम में परिवर्तन होने पर आम व्यक्ति जो है वो उसको सहन नहीं कर पाता, जिसको हम एलर्जी कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप बात करते हैं कि मौसम बदलता है जब मुझे तकलीफ ज्यादा होती है। तो चूंकि शिशिर ऋतु जो आती है वो हेमंत के बाद आती है जस्ट, तो इस वक्त जो एकदम से मार्च के आसपास की जो गर्मी आती है, तो उस वक्त हमें थोड़ा सा अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए दीर्घ श्वसन के प्राणायाम, फेफड़ों की शक्ति बढ़ाने के प्राणायाम करेंगे। और चूंकि पाचन तंत्र अच्छा है इसलिए अच्छा भोजन ले सकते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन ले सकते हैं, दूध से बनी हुई चीजें ले सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या कंसेप्ट है कि जब आपका पाचन तंत्र अच्छा है तभी आप अच्छा भोजन कीजिए, ताकि आपको ऊर्जा मिल सके। अगर गलती से हम वो सीजन चूक जाते हैं जिस सीजन में हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, और फिर उस सीजन में भोजन लेते हैं जिसमें नहीं करना चाहिए, तो ऊर्जा तो नहीं मिलती है लेकिन और बीमारियां, रोग और उत्पन्न होते हैं। तो ये आपको शिशिर ऋतु, तो 2 महीने हो गए। अब उसके बाद 15 मार्च से 15 अप्रैल और 15 मई, ये जो 2 महीने हैं ये वसंत ऋतु के हैं, ये हैं वसंत ऋतु के। इसमें आपका पाचन थोड़ा कमजोर होता है, तो आपको जो खाने पीने का जो है उसमें गेहूं के बजाय जौ का प्रयोग करना चाहिए, शहद का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें क्या मौसम जो है वो एकदम से गर्म होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा हल्का भोजन करना चाहिए।
और सुपाच्य भोजन, जिसको हम सुपाच्य भोजन कहते हैं, वही आपको करना चाहिए। शहद का प्रयोग करना चाहिए, जौ का प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद एक योग की क्रिया होती है वमन और पंचकर्म, आयुर्वेद की पंचकर्म, वमन विरेचन, जो अपन ने बात की थी 5 कर्म की, वमन विरेचन, ये वमन विरेचन और ये आपके नश्य, धूम्रपान, ये जो 5 आपने जो हुए थे, उसमें आपको वमन का प्रयोग करना है ताकि पित्त जो है वो निकल जाए। वमन का मतलब सुबह उठकर पानी पीकर जो हम पानी बाहर निकालते हैं उसको हम वमन कहते हैं। तो हल्के भोजन का प्रयोग करना चाहिए, ये आपका वसंत ऋतु कहता है। उसके बाद अगला आता है फिर 5, तो 14 मई, 15 मई से लेके 14 जुलाई तक आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में वात बढ़ता है, कफ कम होता है। तो इस समय आपकी जठराग्नि भी कमजोर होती है, गर्मी का मौसम होता है, तो आपको इस वक्त पसीना बहुत निकलता है, तो एनर्जी की ज्यादा जरूरत आपको इसमें नहीं होती। गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, हल्के भोजन, तरल पदार्थ, गर्म चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। तो मई जून में जो लोग चाय कॉफी पीते हैं उनको ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं, फिर आयुर्वेद को दोष देंगे। आयुर्वेद जो कहता है वो अगर हम करें तब आयुर्वेद आपके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अगर आप किसी की बात को नहीं मानो तो वो फिर जिम्मेदार नहीं होता है जीवन के हर क्षेत्र में। तो अगर आयुर्वेद के सिद्धांतों का, नियमों का, निर्देशों का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो फिर उसको जिम्मेदार आप नहीं ठहरा सकते। ठीक बात है। तो हल्के भोजन और इवन हल्के वस्त्र, आप देखिए गर्मी के अंदर आपको हल्के वस्त्रों का प्रयोग करना है, बारीक मुलमुल के वस्त्रों का प्रयोग करना है। तो गर्मी में जो शूट बूट टाइप पहनते हैं उनको इस बात को सोचना चाहिए कि आपको फोटो खिंचाना ज्यादा जरूरी है या आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो हल्के वस्त्र होने चाहिए, हल्का भोजन होना चाहिए, ये और ठंडे पदार्थ, आप नींबू की शिकंजी पीजिए, दूध दही का ठंडा का प्रयोग कीजिए, छाछ का प्रयोग कीजिए, तरल पदार्थों का प्रयोग ज्यादा करें। दाल चावल, खिचड़ी, दलिया, जो हल्के सुपाच्य भोजन है उनका प्रयोग कीजिए। और ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा व्यायाम नहीं करना है, शारीरिक श्रम नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका एनर्जी का क्षय होगा। उसके बाद आता है 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक, 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक जो अगला मौसम आता है वो वर्षा का मौसम है। ठीक है, वर्षा का मौसम है। तो बरसात के मौसम में क्या होता है, आपका पाचन जो है वो कम होता है। और वर्षा के ऋतु के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और आपकी जो शक्ति है वो मध्यम होती है, ना ऊपर और ना नीचे। तो बरसात के मौसम में आपको हल्का खाना खाना चाहिए और भारी खाना, जबकि हम उल्टा करते हैं। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में पकोड़े बनेंगे, तो पकोड़े के साथ चाय बनेगी, चाय कॉफी चलता रहता है। बारिश के हल्के से छींटे आए नहीं, पिकनिक पे आप जाते हैं तो क्या होता है, सब गरिष्ठ भोजन किया जाता है। तो हम टोटली आयुर्वेद के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हम स्वस्थ रहे। निको बेटा मेरी लाइट लगा देना। ठीक है। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि ग्रीष्म ऋतु में इसमें वर्षा ऋतु में हम अपने शरीर का ध्यान रखें और खाने पीने का ध्यान रखें और अपने शरीर को बचावें। क्यों, इस वक्त जो वर्षा की वजह से कीटाणुओं की भी इस वक्त वृद्धि होती है और इम्यून सिस्टम तो आपको हर हाल में रखना ही है। अब उसके बाद 15 जुलाई से लेके अगस्त और सितंबर, 9 महीना, ये आपका होता है शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में क्या होता है, आपका पाचन मजबूत होता है। तो शरद ऋतु में आपको एक्सरसाइज भी अच्छी करनी चाहिए और शरद ऋतु में आप भोजन का भी अच्छा प्रयोग करें, गरिष्ठ भोजन का प्रयोग करें, अपनी पाचन तंत्र को बढ़ाएं, व्यायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से, किसी भी शारीरिक क्रिया के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से। अपने सर्दी का मौसम जो है वो हर तरह से आपको ऊर्जा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, जो साल भर, जिसको आप अगर व्यापार की भाषा में कहें तो सीजन, काम करने का सीजन। हम सीजन में अच्छा कमा के रखते हैं, किस लिए रखते हैं कि साल भर जब ऑफ सीजन होगा तब काम आएगा।
तो इसी प्रकार से अगर हम इस सीजन में अपने शरीर में ऊर्जा का संचार कर लेते हैं तो वो साल भर जब सीजन नहीं है तब वो अपना काम आएगा। इसलिए सर्दी के मौसम को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। उसके बाद अगला आता है आपका कि 15 सितंबर से लेके और अक्टूबर और नवंबर, अब जो 2 महीने बचे हैं नवंबर से और 15 जनवरी तक, ये आपकी हेमंत ऋतु होती है। और हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु दोनों की एक जैसी दिनचर्या होती है। तो अगर कुल मिला के हम अगर ये सोचें 1 मिनट के लिए कि इतना खाका हमें याद नहीं रहे, तो हम ये देखें कि आप वातावरण को देख लीजिए, आपका वातावरण क्या कहता है। एक तरफ आपको गर्मी लग रही है, आप पंखा बढ़ा रहे हैं, कूलर का प्रयोग कर रहे हैं, एसी की वो ठंडक बढ़ा रहे हैं और चाय बना के पी रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ये देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सीजन है, आयुर्वेद क्या कहता है। सीधा आपको लगेगा कि इस वक्त मुझे क्या अच्छा लगता है, वही काम करना है, शरीर की आवश्यकता के अनुसार चलना है, जीव की आवश्यकता के अनुसार नहीं चलना है। एक और आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है रसायन, एक वर्ड है रसायन। रसायन का क्या मतलब है कि हर उम्र में आपके शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ एडिशन उसमें डालना पड़ता है। इसको आप यूं समझें कि आप अपनी कार में, गाड़ी में, 2 व्हीलर में पेट्रोल तो रोज डलवाते हैं, ये भोजन हो गया समझ लो। लेकिन बीच बीच में आपको ऑयल चेंज करवाना पड़ता है, इंजन का ऑयल चेंज करवाना पड़ता है। मिस्त्री को दिखाकर वो ऑयल चेंज करता है तो मशीन बढ़िया काम करती है। तो ये बीच बीच में जो ऑयल चेंज करने की प्रक्रिया है, इसको आप समझें कि शरीर को भी रसायन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको मेडिसिन नहीं समझे। इसीलिए आयुर्वेद के लाभों में हमने बताया था कि आयुर्वेद की औषधियां स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी उतनी ही लाभदायक हैं। तो अब रसायन का क्या प्रयोग करेंगे वो देखें आप। सीजन के हिसाब से 6 सीजन में कौन कौन से रसायन, और मुख्य रसायन क्या है, हरित की छोटी हरड़े। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लीजिए। मैं लास्ट में इसको समाप्त करके फिर आप लोगों से निवेदन करूंगा। तो हरित की जो है वो क्या, एक तो समान भाग में लेनी है। सबसे पहले शिशिर ऋतु में अगर आप हरित की लेते हैं तो समान मात्रा में पीपली चूर्ण मिलाकर पानी के साथ उसको लेना है। वसंत ऋतु में समान मात्रा में शहद के साथ लेना है हरित की को। और ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ समान मात्रा में गुड़ के साथ लेना है। और वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ लेना है। और शरद ऋतु में आपको लेना है शक्कर के साथ, और हेमंत ऋतु में लेना है सौंठ के साथ। तो इस प्रकार से जब इनके साथ समान मात्रा में आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपको रसायन के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में, आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के रूप में ये काम करता है। हमने समूह में भी डाला था और आपसे निवेदन और व्यक्तिगत कर रहा हूं कि मुझे सुविधा इस बात में रहेगी कि अगर आप शुक्रवार से पहले मेरे व्हाट्सएप पर अपनी व्यक्तिगत समस्या को रख दें तो कई बार दोहराव नहीं होते हैं। जैसे मान लो 4 आदमी ने पूछा कि एड़ी में दर्द है, तो मैं उन चारों को समअप करके आपको एडी के बारे में बता सकता हूँ। 2-3 मेरे पास मैसेज आए भी थे, मैंने उनको भेज दिया। घुटनों के बारे में मैंने वीडियो भेज दिए थे जो समूह पे डाल दिए गए हैं। जो समूह के मेंबर नहीं हैं वो आदरणीय भूपेंद्र जी से बात करके समूह के मेंबर बन जाए, ताकि समूह में आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती रहेगी। तो घुटनों के सारे वीडियो मैंने उसमें डाल रखे हैं आपके समूह में। इंडिविजुअल को एक को भेजना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं भेज दूंगा। तो अभी जो मेरे पास जो आए थे क्वेरी, तो एक तो एड़ी दर्द के बारे में आया था कि सवेरे सवेरे उठते समय एड़ियों में इतना दर्द होता है, कई लोग तो जमीन पे पैर नहीं रख सकते। तो उनके लिए मैं एक संक्षेप में आपको छोटा सा बता दूं, सब आगे उसमें जिनको भी एड़ी में तकलीफ है, बिस्तर पे उठने से पहले एड़ी को एक तो गद्दे पे इस तरह से पटकिए, गद्दे पर एड़ी को, गद्दा होना चाहिए जमीन नहीं, तो नीचे से वो गद्दा उस एड़ी को प्रेस करेगा। एक दूसरा, पंजे को ऊपर नीचे 15 से 20 बार बिस्तर में उठने से पहले 15 से 20 बार पंजे को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये करके फिर आप उठिए। 2, और उपचार के अंदर आपको क्या करना है, 2 बाल्टी में, एक में गर्म पानी, उसमें थोड़ा हल्दी और थोड़ा नमक डाल के, और दूसरे में ठंडा पानी चिल्ड,
बिल्कुल आइस चिल्ड। तो एक बकेट में गर्म पानी, एक बकेट में ठंडा पानी, और थोड़ी थोड़ी देर दोनों में उस पैर को रखना है जिस पैर की एड़ी दर्द कर रही है। ठीक है, सेम टाइम, भले 1 मिनट इसमें रखा, 1 मिनट इसमें रखा, 2 मिनट इसमें रखा, तो ठंडा और गर्म दोनों का सेक उसको एक साथ अल्टरनेटिव करना है। दूसरा एक दवा आती है अपने रस्टॉक्स 30, होम्योपैथी की दवा है। रस्टॉक्स 30 की 4-5-6 गोलियां दिन में 3-4 बार आप चूस सकते हैं एड़ी के दर्द के लिए। इसके अलावा हल्दी की पुल्टिस, पहले पुल्टिस बांधते थे अपने, हल्दी और गेहूं का आटा और सरसों का तेल, उसको गर्म करके तवे पर और किसी भी पत्ते पे, चाहे पीपल का पत्ता हो, चाहे आपके ये एरंड ककड़ी का पत्ता हो, उसको साथ लगाकर लपेट दीजिए, और कुछ नहीं मिले तो कॉटन में लगा के हल्दी से लगाकर उसको बांध दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा सरसों के तेल में वो लहसुन को कड़कड़ा कर और उसको भी आप मालिश मसाज कर सकते हैं, और आयुर्वेदिक तेल में पंचगुण तेल आता है, उसकी मसाज कर सकते हैं। अब एक हमारे साथी हैं, सज्जन हैं, उन्होंने कहा खाने के बाद दस्त जाती है, कि खाने के बाद बार बार दस्त के लिए जाना पड़ता है, और डायबिटीज भी थी उनको, है ना। तो खाने के बाद जिनको दस्त में जाना पड़ता है, उनको अपना एक तो भोजन चेक करना है कि मसालेदार भोजन आपको नहीं करना है, पेट भर के नहीं खाना है, और दूसरा खाने के बाद लास्ट में थोड़ा सा गुड़, अगर डायबिटीज ना हो तो, और हींग का बघार लगाई हुई छाछ का प्रयोग करेंगे। छाछ बहुत महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उपचार के रूप में अमृत धारा की 1 बूंद पानी में ली जा सकती है, या अमृत गोली भी आती है आजकल एक गोली के रूप में, उसको मुंह में डालकर चूस सकते हैं। मधुमेह, डायबिटीज के लिए गुड़मार जो है वो मूल औषधि होती है, उससे युक्त गुड़मार के अलावा जो दूसरी चीजें हैं उसमें मिली हुई, उससे युक्त कोई सी भी मेडिसिन लें, लेकिन डायबिटीज को एक दवा से खत्म करना संभव नहीं है किसी भी सिस्टम में। इसको आपको तनाव से मुक्त भी रहना पड़ेगा। 80% 90% बीमारियों का कारण तनाव है, ये आज प्रूव हो चुका है। तो अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं होता है, और मैं उसका पता किए बिना दवाई देता रहता हूं, तो वो दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए मैं जब भी कोई पूछता है तो पूछता हूं आप क्या काम करते हैं, क्यों, उससे मुझे पता लगता है कि इनके तनाव का स्तर क्या है। अगर कोई आदमी शेयर मार्केट में काम करता है, शेयर ब्रोकर है, तो मैं समझ जाऊंगा कि कारण क्या है, कुछ नहीं हो सकता। तो सिमिलरली हम ये पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, और कोई कारण नहीं। तो मेंटल स्ट्रेस आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद दवा, व्यायाम, एक्सरसाइज, खान पान, ये सब ध्यान रखने के बाद चावल आलू का प्रयोग नहीं करना, शक्कर का प्रयोग कम करना, मीठा कम खाना, और दवा बराबर लेना, और घूमने से, अगर घुटने सही है तो घूमिए, नहीं तो बैठकर व्यायाम कीजिए। और पेट दबने वाले, जिनमें पेट दबता है, आगे झुकने वाले सारे आसन फायदा करेंगे, जिसमें मंडूकासन भी हो सकता है, अर्धमत्स्येंद्रासन भी हो सकता है। एनी एक्टिविटी, अभी विधि में उलझने की जरूरत नहीं है। जहां आप बैठे हैं, अगर आप घुटना मोड़ के नहीं बैठ सकते वज्रासन में, स्टूल पे बैठ जाइए, बैठे बैठे पेट को दबाइए, ज्यादा विधि में उलझने की जरूरत नहीं है। ये मास्टरी जो करते हैं कि सही ढंग से करो, एक बार शुरू करो, ये स्वस्थ आदमी के लिए सारे रूल। हम कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि भाई हाथ कान पेट का है। आराम से पेट को दबाइए। पेनक्रियाज की मसाज होनी चाहिए, बस। पेनक्रियाज की मसाज कब होगी, जब आगे झुकेंगे तो सांस बाहर होगा। ब्लड प्रेशर वालों को सांस को कहीं रोकना नहीं है। तो ये मेरे पास क्वेरी थी, घुटने का मैं आपको भेज चुका हूँ वीडियो। अब आप अगर और कुछ पूछना चाहें तो पूछें। और फिर एक निवेदन है कि आप मेरे से व्हाट्सएप पे या भूपेंद्र जी के थ्रू समूह में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, अगर डाल सकें तो। और व्यक्तिगत बात करने जैसी बात है, आप व्हाट्सएप करिए, इवन बोटीएम पर आप मुझसे व्यक्तिगत बात कर सकते हैं। ठीक है, आइए आप कुछ पूछना चाहें तो पूछिए, एनी क्वेश्चन। हाँ जी, एक क्वेश्चन मेरा डॉक्टर साहब, बोलो। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्ते जी। कोविड के बाद से मेरे पैरों में ना दर्द बहुत होता है, जलन भी बहुत होती है पैरों में। 3 महीने हो चुके हैं कोविड हुआ हुआ है। हाँ जी, कोई बात। अब ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये है कि एक चीज बताता हूं, उसको आप करके देखना। जब भी मौका मिले आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, पैर को ऊपर कर लीजिए, दीवार के सहारे पैर को ऊपर, बस कुछ नहीं करना है, आसन नहीं कर रहे हैं,
ताकत से नहीं कर रहे हैं, दीवार के सहारे अपने पैर को लगाकर लेट जाइए आराम से। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट आपके हाँ। बिस्तर पर पैर को दीवार के सहारे लगा दीजिए और आप फिर जो मर्जी करिए, अखबार पढ़िए, आपका कोई काम कर रहे हैं तो करिए, किसी से बात करिए, टेलीफोन मोबाइल पर जो करना है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस पैर ऊपर रहेंगे। अच्छा। आप एक बात समझ लीजिए, सबके ऊपर लागू है, लेडीज जेंट्स सबके ऊपर, कि 90% हमारा पैर यूं लटका रहता है, चाहे हम ऑफिस में काम करें, चाहे हम कहीं और काम करें, तो पैर का ऊपर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब मौका मिले उत्तान पादासन कीजिए, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री आप दीवार के सहारे खड़ा करते हैं तो उसमें आपको कोई आसन सीखने की जरूरत नहीं है, दीवार का सहारा लेकर नजदीक दीवार, कुर्सी, सोफा, कोई भी चीज, एनीथिंग जिसका आप सहारा ले सके, पैरों को 24 घंटे में कम से कम 1 बार 2 बार 15-20 मिनट के लिए ऊपर कर दें, पैर ऊपर। अभी हम सर्वांगासन, हलासन की बात नहीं कर रहे, हर आदमी नहीं कर सकता, मैं वो बात बताता ही नहीं हूं जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, मुझे उससे कोई, आप क्या कर सकता, आपसे क्या करवा सकता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कोई आसन मत करिए, सीधा सा दीवार का सहारा लेकर पैर को ऊपर कर दीजिए। तो जब पैर ऊपर होंगे तो पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ आएगा और दिमाग की ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ, तो उससे आपके पैर को आराम मिलेगा। और उसके बाद ये पैर की एक्सरसाइज आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं जितना बता सकता हूं, ये आप कभी भी जो बैठे बैठे करिए, आराम से बैठे बैठे पैर की एक्सरसाइज कीजिए, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है कि पैर के पंजे को ऊपर नीचे क्लॉकवाइज घुमाइए, लेकिन ये 24 घंटे में 5-7 बार करिए जब मौका मिले, ठीक है। इसके अलावा आप पैर के तलों पर आइस होती है ना, बर्फ आपके इसका फ्रिज का, उसकी बर्फ की मसाज कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं। और उसके बाद मुझे वापस कांटेक्ट में रहना, क्या रहा, कितना करके देखा, कितना फर्क पड़ा, ये आप जरूर कीजिए। धन्यवाद। एक बार घुटने दर्द संबंधी जानकारी यहाँ कार्यक्रम में मिल जाए। घुटने की बात करनी, घुटना देखिए, हाँ, घुटने के ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं, वीडियो में तो साफ विस्तार से मैंने एक एक एक्सरसाइज बताई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है घुटने के बारे में, एक चीज बहुत क्लियर समझ लें और अपन सब विवेक से, तर्क से बात करेंगे। जब घुटने जवान थे तब उनके ऊपर 50 किलो वजन था, और जब वो बूढ़े हो गए तो 70-80 किलो वजन लाद दिया, तो क्या करेगा घुटना, ये बताओ मेरे को। ये बात तो सही है, सबका वजन बढ़ा है, सबका वजन बढ़ा है जवानी से। तो आज से 15 साल पहले जो वजन था उससे बढ़ा ही है ना, सबका वजन बढ़ा है। रमेश जी भाई साहब नमस्कार, सबका वजन बढ़ा है। तो अब घुटने कमजोर हो गए, फिर वजन बढ़ गया। तो सबसे पहले तो ये कि हमारा वजन कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अब ये उम्र नहीं है कि आप दौड़ो या जंप लगाओ और घुटने खराब हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह कि जिनके घुटने खराब हैं या घुटनों में कोई तकलीफ है, वो पहला काम ये करे कि अनावश्यक सीढ़ियां चढ़ना और पैदल चलना कम करे और बैठकर घुटने पर, क्योंकि आप देखो जब आप पैदल चलते हो शरीर घुटने पर पड़ता है। एक पैर पे चलते वक्त क्या करते हैं हम, एक पैर उठाते हैं दूसरा रखते हैं। सीढ़ियां चढ़ने में तो खैर बहुत नुकसान है, लेकिन पैदल भी अगर आप बहुत ज्यादा चलते हैं अपने शरीर, और वैसे भी बारात में जो टहलते हो उससे वजन कम नहीं होता, बारात में जो टहलते हैं उससे वजन कम नहीं होता। वजन कम करने के लिए आर्मी की तरह से ब्रिस्क वॉकिंग करनी पड़ेगी, जो कोई करता नहीं। तो हम लाभ तो उठा नहीं रहे पैदल चलने का और घुटने और खराब कर रहे हैं। तो पहला कंसेप्ट तो ये घुटने पर 0% लोड होना चाहिए, पहले कंसेप्ट समझ लें। फिर सोचेंगे एक्सरसाइज, आप जो भी एक्सरसाइज करें घुटने पर लोड नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो अब मैं ये साइकिलिंग कर रहा हूं, अब इसमें घुटने पर जरा भी लोड नहीं है, घुटने पर जरा भी लोड नहीं है, मैंने हवा में ले रखा है। आप साइकिलिंग करिए, ठीक है। अब लोड वाला बताता हूं। जो ही मैंने ये एक्सरसाइज की, मैंने घुटने पे लोड लिया, क्योंकि जमीन को मैंने दबाया, घुटने से इस पे लोड आएगा। तो घुटने को और दोनों घुटनों को पास रखकर आप खोलें, बंद करें,
लेट कर बैठे बैठे आप इसको खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, घुटने पे लोड बिल्कुल नहीं आएगा। साइकिल चलाइए, ये करिए, ऐसे ही उल्टा लेट के खूब करिए, ये उल्टा लेट के खूब करिए, क्योंकि घुटने पे लोड नहीं आना चाहिए। इसी तरह से आप टेबल पर पैर लटका के बैठ जाइए, टेबल पर पैर लटका के बैठ जाइए, दोनों घुटने पास कर लीजिए और आराम से घुटने को ऊपर नीचे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। घुटने पास रहने चाहिए, जितने घुटने पास रहेंगे उतना आपको आराम मिलेगा। घुटने को आप जितना एग्जर्शन देंगे घुटना खराब होगा, वियर एंड टियर बढ़ेगा, कार्टिलेज घिसेगी और हड्डियां घिसेंगी। हम जिस उम्र में हैं उस उम्र में उल्टी यात्रा की संभावना नहीं है, उल्टी यात्रा की संभावना नहीं है। एवरी डे हमारा शरीर और धीरे धीरे डिटोरिएट होगा, हम उसको मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कभी नहीं सोचें कि मैं वापस दौड़ने लग जाऊंगा, मैं वापस जंप कूदने लग जाऊंगा। हमारी उम्र को समझ के उस उम्र का आनंद लीजिए, उस वरिष्ठता का आनंद लीजिए। बूढ़ा मत समझिए, बूढ़ा मत समझिए, एक्सपीरियंस होल्डर, वरिष्ठ है हम वरिष्ठ हैं, हम बूढ़े नहीं हैं, हमारे पास जीवन का अनुभव है, उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन शरीर को इतना महत्व मत दीजिए कि मैं और डैमेज कर लूं। मशीन ढंग से चलनी चाहिए। तो घुटने की एक्सरसाइज के वीडियो मैंने उसमें डाल रखे हैं, किसी को इंडिविजुअल चाहिए मेरे से संपर्क कर लेना, मैं फिर भेज दूंगा। लेकिन मूल बात यह है कि उन एक्सरसाइज को उसी तरह से करना है, घुटने पे लोड नहीं देना है, जंप नहीं करना है, और कोई भी चीज अति नहीं करनी है। आयुर्वेद का एक प्रिंसिपल है, अति सर्वत्र वर्जिएत। दूध पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन 1 गिलास 1 किलो दूध अगर आप पिएंगे दस्तें लग जाएंगी, दूध की कोई गलती नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज भी आपको कितनी बार करनी है, 10 बार 15 बार 20 बार दिन में रिपीट कर लेंगे, शाम को रिपीट कर लेंगे, एनी टाइम आप उसको करके और इसका घुटनों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो शरीर के जितने जॉइंट्स हैं एक उम्र के बाद सारे जॉइंट्स परेशान करते हैं, कम करें या ज्यादा करें, कोई ऐसा नहीं है जिसके जॉइंट्स बहुत मजबूत हों। ठीक है, सवाल यह है कि जो उसको ढंग से चलाएगा, मेंटेन करेगा, वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि एक एज के बाद जॉइंट्स का जो लुब्रिकेशन होता है, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उसका बनना कम या खत्म हो जाता है। और जब वो खत्म हो जाता है, लुब्रिकेंट नहीं होता है, तो वो आपस में रगड़ खाकर आपको तकलीफ देते हैं, आवाज करते हैं, और जब उसमें क्षरण होता है तो तकलीफ होती है। कैल्शियम कम हो जाता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलके या एक गोली कैल्शियम और विटामिन डी के साथ वाली ले लें, ओसोपान डी, तो कोई बुरा नहीं है। इस एज में आपका कैल्शियम लेवल भी बढ़िया होना चाहिए हड्डियों के लिए। ठीक है, अब कहने को तो कह सकते हैं कि दूध पीजिए, ये कीजिए, लेकिन करता नहीं है आजकल कोई, इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो एक गोली कैल्शियम और विटामिन डी की लेने में कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद आप खान पान का ध्यान रखें तो बेटर है, क्योंकि नेचुरल का तो कोई मुकाबला नहीं है। अगर नेचुरल फॉर्म में अगर आप खाते पीते हैं उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन चूंकि नहीं खा पी सकते इसलिए एक बार कम से कम एक गोली तो कैल्शियम और विटामिन डी की चली जाए। ठीक है, और इसको समझे कि घुटने को बच्चे की तरह संभाल के रखना पड़ता है, कांच के बर्तन की तरह। हाँ जी बोलिए। मेरे ना हाथ पैर सुन्न रहते हैं। हाँ, नमनेस हमेशा ही सुन्न रहते हैं। हाँ, ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ब्रेन है और उससे जो नर्व्स निकलती हैं उनका आपके लोकोमोटर सिस्टम जो है, हाथ पैरों तक उनकी पहुंच खत्म हो रही है, धीरे धीरे उनका उस पर नियंत्रण कम हो रहा है। जिसको अपन यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो आती है ना, तो अब वो हर कमरे में नहीं पहुंच रही है, हर सेल में नहीं पहुंच रही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबके साथ होता है। किसी के साथ का आज एक आदमी अगर 10 मिनट तक बैठ जाए पालती मार के तो पैर सो जाता है, होता है कई बार। फिर अपन कहते हैं ये क्या है, नमनेस है, इट इज टेम्परेरी नमनेस, आपके साथ परमानेंट होता है, इसलिए आपको ये डिजीज लग रही है। कभी न कभी हमारा शरीर हर लक्षण देता ही देता है, कुछ समय के लिए पैर सो जाएगा, कभी हाथ सो जाएगा। अगर हाथ नीचे रख के सो गए तो सवेरे हाथ भी थोड़ी देर यूं करना पड़ता है, ये सबके साथ होता है। लेकिन अगर रेगुलर हो रहा है तो प्राणायाम करिए, डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम करिए, ब्राह्मरी प्राणायाम खूब करिए। हर चीज के लिए दवा पर नहीं जाना है। और हमारे आयुर्वेद में अगर करना है प्रयोग तो ब्राह्मी वटी का प्रयोग कीजिए। ब्राह्मी और शंख पुष्पी का जो योग है,
कहीं कोई सी भी दवा लीजिए, मैं किसी की दवा को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं किसी की दवा बेचने का काम नहीं कर रहा, नॉन एजेंट। मैं तो ये कह रहा हूँ ब्राह्मी और शंख पुष्पी जिसमें हो ऐसी कोई भी आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग नियमित रूप से कीजिए, प्राणायाम नियमित रूप से कीजिए, और अपने जो शरीर के जो सुनने वाले ऑर्गन हैं उनको कई बार व्यायाम दीजिए। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए कि 24 घंटे में मेरे को अगर मैं 4-5 बार भी अगर हाथों की सारी एक्सरसाइज कर लूँ, हाथ पैरों की, क्या लगता है 2 मिनट लगते हैं। आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सारी करके दिखा रहा हूँ ना आपको, मुझे कोई शर्म संकोच थोड़ी है। आराम से ये तो वो क्या मूवमेंट में रहेंगे। ऐसे ही पैर को जब मौका मिला घुमा लिया। तो इंतजार नहीं करें कल की क्लास की, हमको इसको एक दिनचर्या में डालना है। 24 घंटे में इसको इस तरह से डालना है कि तुरंत इलाज हो जाए। मोबाइल 15% होते ही रिचार्ज करते हैं, तो शरीर में भी हमारे जहाँ गड़बड़ हुई तुरंत उसको डालिए और उसको काम करिए। तो आपके जो भी ऑर्गन्स है उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को आपको बढ़ाना है। और दूसरा, मसाज, आयुर्वेद में ऑयल मसाज का, मालिश का बहुत महत्व है। तो अगर आपको दिक्कत है क्या आप तेल का मसाज नहीं कर सकते, कपड़े वो होते हैं तो ड्राई मसाज 2 प्रकार की होती है, आप ड्राई मसाज भी कर सकते हैं। अगर आप ड्राई मसाज करते हैं, और मसाज का तरीका क्या होगा, ऊपर की तरफ, मतलब जब भी आप मसाज करेंगे आपका मूवमेंट हार्ट की तरफ होगा। ये नहीं, मसाज की एक प्रक्रिया है कि आप हार्ट की तरफ बढ़ेंगे, हर तरफ से ऊपर। ठीक है, ये आप करके देखिए और वापस मेरे से संपर्क में रहिए। 5-7 दिन में क्या अंतर आता है। डॉक्टर साहब आप कहाँ रहते हो? नहीं, आप व्हाट्सएप से संपर्क करें, मेरा कोई ठिकाना नहीं। अभी दुबई हूँ मैं, अभी 1-2 महीने में उदयपुर पहुंच जाऊंगा। तो मैं तो व्हाट्सएप पे संपर्क करें, और दुबई में बोटीएम पे बात होगी, व्हाट्सएप पे नहीं होगी, इसलिए आप बोटीएम डाउनलोड कर लें। किस पे नंबर होगा? किस पे? वो आप भूपेंद्र जी से ले लीजिएगा, उसमें ग्रुप में है ना, 8426934814, एनी टाइम एनी क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन एक बात ये मान के चलिएगा कि इदम शरीरम व्याधिश्य मंदिरम पूर्व जन्म कृत पापानि व्याधि रूपेण बाधते। अगर कोई ये सोचता है कि मैं व्याधि से मुक्त जीवन जीऊं, कोई पैदा ही नहीं हुआ, कोई पैदा ही नहीं हुआ। पैरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पैर में ना वो भी है, स्वेलिंग भी है। पैर में स्वेलिंग भी है। हाँ, तो ऊपर रखिए, पैर को ऊपर रखिए बस। ठीक है, ऊपर जब मौका मिले पैर ऊपर रखिए, कम से कम घर में सोफे पे मत बैठिए, पैर ऊपर रखिए। ठीक है, पैर को ऊपर रखना है, ठीक है। और वजन तो ध्यान रखना है, मुझे नहीं पता आप दवाई बता रहे हो ना जरा आयुर्वेदिक, वो कैसे खानी है? क्या चीज? दवाई कैसे खानी है वो वाली? कौन सी दवाई पहले मुझे बताओ। जो आप आयुर्वेदिक बता रहे हो ना, शंख वाली। हाँ, नहीं कोई एक मिनट मैं लिख लूं डॉक्टर साहब, एक सेकंड। सिरप, एक होती है गोली और एक होती है सिरप। अगर सिरप है, सिरप यानी शरबत, तो 2 चम्मच मतलब 10 ml सुबह शाम को। और अगर गोली है तो 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। ठीक है, एक सेकंड डॉक्टर साहब, सॉरी, रिपीट करेंगे। शंखपुटी गोली है तो 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। कौन सी शंखपुटी? दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का। जैसे नाम नहीं समझ आया सर। ब्राह्मी और शंखवटी का कॉम्बिनेशन, ब्रूफेन पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है वैसे। अच्छा, ब्राह्मी और शंखवटी, ठीक है, शंख पुष्पी। और भी 2-3 दवा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेन दवा ये है ना। उसमें जटामांसी दोनों खाऊं? हाँ, नहीं दोनों नहीं, एक ही में होगा, दोनों गोली एक ही होगी उसमें। अच्छा, एक ही खाऊं मतलब एक ही दवाई लूं मतलब? अरे उसमें दवा दोनों होगी पर गोली एक ही है। गोली का नाम होगा एक, कोई कंपनी का, झंडू का, इसका, हिमालय का, इसका चरक का, कोई सा भी। 2 गोली सवेरे खाऊं, 2 शाम को? हाँ, 2 सुबह 2 शाम को। और सिरप हो तो सिरप पी ले, पानी के साथ। आयुर्वेदिक दवा वाला बता देगा आपको। सिर्फ इतना ही कहना कि मुझे ब्राह्मी पानी के साथ खानी होगी ना? हाँ, पानी के साथ। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, वेट कम करने का कोई तरीका बताइए जी। वेट कम करने का, वेट कम करने का। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ वेट बढ़ा कैसे? फ्राइड खाया, सब चीज। मैं बताता, जब हम सब जन्म हुआ था 2.5 किलो था।
हाँ जी, जब हमारा जन्म हुआ था 2.5 किलो सबका था, बिल्कुल आज 100 किलो किसने किया? नहीं सही कह रहे हो। हमने किया। और कैसे हाँ। किया कि कैलोरी इनटेक तो ज्यादा किया और खर्च नहीं किया। हाँ जी, पासबुक में बैलेंस कब बढ़ता है? क्रेडिट ज्यादा हो और डेबिट नहीं हो, हाँ जी, सीधी सी बात है। तो अब हाँ। उल्टा चलो, अब उल्टा चलो कि कैलोरी तो कम लेंगे और बर्न ज्यादा करेंगे। तो कैलोरी बर्न करना ही वेट कम करने का एकमात्र उपाय है। बाकी सब ये कॉमर्शियल एटीट्यूड है कि 1 महीने में इतना घटाइए, 3 दिन में इतना घटाइए, ये सब नहीं। जैसे घुसा है वैसे ही निकलेगा। अगर इतने वर्षों में धीरे धीरे घुसा है तो आप उसको आज नहीं निकाल सकते, 5 दिन में नहीं निकाल सकते, वो वैसे ही निकलेगा। और दूसरी एक बात अच्छी तरह समझना, दोनों सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। एक दीवार ऐसी होती है कि एक लात दो तो नीचे गिर जाती है, और एक दीवार को तोड़ने में 3 दिन लगते हैं, क्योंकि उसमें सीमेंट और तराई बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपका मीट जो है वो सॉलिड है तो पिघलने में टाइम लग सकता है, देर रखना पड़ेगा। और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और पसीना निकालना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर की क्या स्थिति है। यहाँ दूर बैठ के काम नहीं होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो वेट सेकेंडरी चीज है, पहले ब्लड प्रेशर को मेंटेन करिए। तो आपको 24 घंटे में कई बार करके और आपको आपका पसीना निकालना पड़ेगा, कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी और इनटेक कम करना पड़ेगा। इनटेक कम करने में क्या है, रिच फूड नहीं खाना है, आपको मलाई नहीं खानी है, घी नहीं खाना है, केक पेस्ट्री नहीं खानी है, नींबू का रस पीजिए खूब, ककड़ी खाइए, सलाद खूब खाइए, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। लेकिन अगर आप आम का रस पिए 2-3 कटोरी नहीं चलेगा, सीधी बात है, कोई हो बोले, है ना। कोई मलाईदार दूध नहीं चलेगा, रबड़ी खाने का शौक है अब बंद करिए, नहीं चलेगा, खूब खा लिया जो खाना था, अब नहीं। बच्चों को मत रोको, आज उल्टा चल रहा है। जिन लोगों को खाना चाहिए टीन एज अपने आप छोड़ रहे हैं बिना पूछे। टीन एज वाले जो लड़के लड़कियां हैं वो अपने आप, किसी ने कुछ छोड़ दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया, और जो जिनको छोड़ना है वो खा रहे हैं। तो इसलिए आपका हेल्थ बिगड़ रहा है। अपने को नहीं खाना, आपका जो खाना था खा लिया, ठीक है। तो आपको वजन कम करने के लिए रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, एक अभी आदरणीय श्री संदीप जी ने ये प्रश्न पूछा है कि उनके पैरों के तलवे गर्म रहते हैं रात को और पिंडलियों में दर्द बहुत रहता है। हाँ, देखिए इसमें इसको अपन बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है तो क्रैम्प इन काफ होता है। एक तो पानी की कमी हो सकती है इनको, और एक विटामिन की कमी हो सकती है। अगर ये खान पान में ध्यान नहीं रख सकते तो बी कॉम्प्लेक्स की एक गोली ले लें, या रिवाइटल एक कैप्सूल ले लें, रिवाइटल, है ना, या कोई भी बी कॉम्प्लेक्स ले लें। नींबू की शिकंजी गर्म पानी में, ठंडे में नहीं, गर्म पानी में, और उसके बाद आप पैरों को ऊपर रखने वाली एक्सरसाइज करनी है। और क्रैम्प इन काफ होता है पिंडलियों में, तो पैर ऊपर रहने चाहिए। और ये पंजों वाली एक्सरसाइज नियमित रूप से 1 बार नहीं 4-5 बार करनी है। आसान है, हाँ भर लेंगे, करेंगे नहीं, बहुत मुश्किल है, बोर होता है आदमी, इसमें बोरियत वाला काम है। तो करना जरूर पड़ेगा 4-5 बार, और पैर को ऊपर रखना, और बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति होनी चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चालू कर दीजिए, कोई सी भी। अच्छा, एक यूरिक एसिड की प्रॉब्लम का समाधान चाह रहे हैं। यूरिक एसिड के लिए आपको एक तो और कुछ नहीं करें तो गर्म पानी पीना बढ़ा दीजिए। अगर आप गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी पीते हैं तो वो अपने आप एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को बाहर निकालेगा। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली कोई भी चीज नहीं खानी है जिसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं खाना है। तो ये जितनी दालें हैं ना, इनको आपको कम करना, बंद नहीं करना, प्रोटीन भी जरूरी है। तो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। और खास कुछ चीजें जैसे राजमा, छोले, है ना, बड़े चने जो होते हैं, काबुली चने, ये आपको बंद करने हैं। मूंग की दाल और ये सब जो है वो भी कम मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि ये आपको यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है, चाहे आप पैदल घूमें, जैसा आपका शरीर मानता है। बैठना नहीं है, रेस्ट नहीं करना है, एक्सर्शन भी नहीं करना है। इसलिए एक्सरसाइज और एक्सर्शन में अंतर है। हमें एक्सर्शन नहीं करना है, एक्सरसाइज करनी। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। पिछली बार मैंने घुटनों के लिए पूछा था आपसे, खैर आपसे मैंने वीडियो भी मंगवा लिए हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दिए थे आपने मेरे को। कुछ एक्सरसाइज आपने मेरे को पिछली बार बैठे बैठे कही थी आपने कि सीढ़ियां नहीं चढ़नी है और घूमना, पैरों पे वजन नहीं डालना है।
तो बिल्कुल। वो जो एक्सरसाइज आपने पैरों की भेजी है, बाकी तो फिर और बॉडी का भी तो फिर वेट कम होना नहीं, चाहिए। वो आपने पिछली बार, वो वीडियो सिर्फ घुटनों के लिए थे, वो वीडियो हाँ घुटनों वो के तो लिए थे। घुटनों के हो लिए गई बात खत्म। हाँ। वो वाला। अब सवाल ये उठता है कि और आप क्या कर सकते हो। तो पहली बात तो ये कि घुटने को कांच के बर्तन की तरह संभाल लो, टूटना नहीं चाहिए। कांच का बर्तन को घर में कैसे हाँ। रखते हैं अपन। अब उसके हाँ। बाद आप अब शरीर को दो हिस्सों में बांट लो, एक नाभि से नीचे का, एक नाभि से ऊपर का। अब आप मेरे को देखना ध्यान से, ऊपर के हिस्से के लिए जी। भस्त्रिका, बैठे बैठे कर रहे हैं, घुटना सुरक्षित है, घुटना बिल्कुल साफ सेफ है। और खूब करिए आराम से, 15-15, 20-20 के 10-10, 12-12 सेट करिए। ये करिए, कौन मना करता है। बिस्तर में बैठे बैठे 10 बार करिए, 100 बार करिए, ये करिए। ये घुटना बिल्कुल सुरक्षित है। ये करिए, ये करिए, ये आराम से ये करिए। वो एल्बो के लिए करिए, कहाँ दिक्कत आ रही है। और लोअर पोर्शन के लिए बैठे बैठे कपालभाति करिए, एक बार इधर, 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 एक बार इधर टच करिए। कई चीजें बना सकते हो बैठे बैठे। गट्टी पीसो, पैर को ये करके ये करो। घुटना सेफ रहना चाहिए। ये करो, कितनी चीजें हो सकती। आपको उछलना कूदना नहीं है, खड़े होकर आपको कुछ नहीं करना है, बैठ के और लेट के जो मर्जी करो, ठीक है। ऐसे ही आप लेट गए, लेट के साइकिल चलाइए, पैर घुमाइए पूरा। कौन मना कर रहा है, क्या तकलीफ है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये आप खूब करिए, घुटने पर लोड नहीं डालना है बस। तो खड़े होकर आपको ये कोई खाना खाने एक्सरसाइज से नहीं पहले करनी। सुबह ही करनी है, मतलब खाना खाने से पहले ही करनी है ये एक्सरसाइज जो ऊपर वाली बता रहे हैं। नेचुरली खाना खाने के पहले करना है। ये तो एक्सरसाइज तो खाना खा के पहले हाँ, मतलब करना सुबह है। ही करते हैं, सुबह तो करते ही हैं। लेकिन हल्का फुल्का खा रखा हो तो बहाना नहीं बनाना है कहीं आज ये खा लिया। अब जैसे ये, इसमें खाने की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें खाने की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का पोर्शन काम करता है, नीचे का काम नहीं करता है, ठीक है। आराम से करिए, लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा। तो आप जब खड़े होकर नहीं कर सकते तो बैठ कर और लेट कर करने की संख्या बढ़ा दीजिए बस। डू अब समथिंग। इसमें एक बोलो। इसमें नींबू, अभी गर्मी बहुत है तो जैसे मैं तो नींबू भी नहीं खा रही और छाछ वगैरह भी कम लेने की चेष्टा करते हैं, तो गर्मी बहुत लगती है, तो फिर क्या करें। नहीं तो क्या नींबू क्यों नहीं खा रहे आप। घुटनों के मारे कहते हैं ना खटाई नहीं खानी चाहिए। अरे तो गर्म पानी में लो ना, कौन मना करता है। अच्छा, ले सकते हैं क्या। गर्म पानी में लेना चाहिए, सकते नहीं है, लेना चाहिए। घुटनों में। नींबू और अच्छा, आंवला, पता नहीं था मुझे। नींबू और आंवला का भी प्रयोग कर सकते हो आप खूब। हाँ, आंवला तो ले लेते, लेकिन नींबू इन दिनों गर्मी बहुत है भाई, नींबू या छाछ वगैरह जैसे बार बार ठंडा नहीं लेने नहीं 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 नहीं, गर्म पानी में लीजिए आराम से, ठीक है। और एक्सरसाइज बराबर कीजिए। कुछ नहीं तो कुछ भी करो, ये करो, ये करो, ये करो। आपको घुटना बचाना है बस, करो ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बैठे बैठे ये करो, पूरा घुमा रहे हैं। नेक की एक्सरसाइज करो। हाँ, वो तो सही गलत की चिंता मत करना, करो शुरू। आप करोगे तो कहीं ना कहीं पहुंचोगे। इफ यू स्टार्ट वॉकिंग यू विल रीच समवेयर एल्स। और खड़े रहोगे कुछ नहीं। आपने जो भेजी थी घुटनों के, आपने जो भेजी थी उसमें से ज्यादातर तो मैं करती हूँ पहले से ही। बस तो वो चीजें करना, मैंने घुटने कुछ बचा के फिर करिए। हाँ, वो करती हूँ। और बोलिए। हाँ, बस ठीक है डॉक्टर साहब, यही। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत यही पूछना था मुझे। धन्यवाद। और बोलिए। सर एक ये बता दीजिए कि विटामिन डी के लिए कौन सी गोली लेनी चाहिए प्रतिदिन। विटामिन डी के लिए पहले तो धूप का सेवन करिए, हाँ जी, सबसे पहली बात। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। अर्ली इन द मॉर्निंग जो सूरज निकलता है उस वक्त आप उसके सामने एक्सपोज हो जाइए, हाँ ओके। जी, ठीक है जी। और उसके अलावा और ज्यादा समय हो तो सरसों के तेल की मालिश करके अगर आप और धूप में बैठते हो तो और बढ़िया। और उसके बाद आप ओसोपान डी लिख लो। विटामिन कैल्शियम और विटामिन डी दोनों उसमें है। अच्छा। ओसोपान डी लिखा होगा। डी का मतलब कोई भी केमिस्ट बता देगा, वो आप ले लो। तो ये प्रतिदिन एक खानी है। हाँ, ठीक एक गोली रोज। ठीक है सर, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। हाँ जी, बोलिए सर बोलिए। किसी भी टाइम हाँ, खा शरद जी। सकते हैं विटामिन डी। हाँ, विटामिन डी की गोली शरद किसी जी भी टाइम बोलिए। खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ बोलिए शरद जी।
हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। आपका माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए, उनका माइक ऑन करवाओ। बीपी का पेशेंट हूँ, 73 ईयर्स एज है मेरी। हाँ जी, हाँ और जी, नींद हाँ की जी। बड़ी हेलो। समस्या है जब से कोविड हुआ है मुझे। हाँ जी बोलिए। शरीर अगर शरीर में टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट। हाँ और 73 ईयर, 20 साल से दवाई खा रहा हूँ बीपी की। हाँ, तो कोई क्या बात नहीं। नींद के बीपी के बारे में सुन लीजिए। आज की तारीख में जवान लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। और किसी जमाने में ये वृद्धावस्था की बीमारी थी। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी दवा कोई भी कम ज्यादा नहीं करेगा, मैं क्या कोई नहीं, जब तक कि वो डॉक्टर नहीं कहे। बिल्कुल दवा ठीक है। आपको बराबर लेनी है। और उसके बाद जो मेरा योग में योगदान हो सकता है वो ये है कि रिलैक्सेशन टेक्निक, शवासन, भ्रामरी प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग विदाउट होल्डिंग, डीप ब्रीदिंग, गहरा सांस भरना, गहरा छोड़ना, और हर सांस के साथ एक गायत्री मंत्र का भ्रामरी प्राणायाम, ओंकार, भ्रामरी, ओंकार, और उसके बाद शवासन। ये 3 के अलावा कोई काम और करने की जरूरत नहीं। ठीक है। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं, ये बाएं दाएं सब एक एक कर लीजिए, लेकिन लंबा होना चाहिए, बस रोकना नहीं है आपको। ओके, ठीक है। नमक कम खाइए, बस। हाँ, नमक तो कम खाता हूँ, दही में भी थोड़ी चीनी पूरा डालता हूँ। और ये मान के चलिए कि ये जीवन भर रहेगा, हाँ, खत्म नहीं होगा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं शुगर की और बीपी की दवाई रोज खाती हूँ, और बीपी की दवाई 2 टाइम खानी पड़ती है मेरे को। लेकिन शुगर मेरी आजकल कोरोना हुआ है मुझे 2 बार, उससे मेरी शुगर बार बार डाउन हो जाती है, नीचे चली जाती है। अच्छा। हाँ, फिर डॉक्टर ने कहा कि आप दवाई बंद कर दो। बीच में काफी टाइम बंद करी दवाई, तो फिर शुगर बढ़ गई। तो अब मैं दवाई लेती हूँ, उसके बावजूद भी कल खाना खा रही थी, खाते खाते रात को मुझे पता लग जाता है मेरी टांगों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है उसी वक्त। तो इसका क्या कारण है? हाँ जी। देखिए मैडम, मैं एक बात बताऊं, वो जो आपका पहला प्रश्न था उसके लिए तो आप कोरोना का इलाज जिन्होंने किया उन्हीं डॉक्टर से बात करिएगा, नंबर 1। मेरे केस के अंदर क्या है कि आयुर्वेद और योग वो डायबिटीज के बारे में ये कहता है कि खान पान का ध्यान रखिए, स्ट्रेस लेवल, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जिसको भी कोरोना होता है वो स्ट्रेस में आ जाता है, चाहे कोई हो, भले मैं भी हूँ, भयंकर स्ट्रेस में आ जाता है, दर्द और फियर, आउट ऑफ फियर और सब चीज आ जाती है। तो उससे बॉडी के सारे फंक्शन प्रभावित करते हैं, और जो ऑलरेडी डायबिटीज का पेशेंट है उसको तो दिक्कत आती है। तो बेटर ये है कि आप थोड़ा आसन प्राणायाम करें, और साथ में उनसे पूछें, उस आपके वो जो प्रश्न है वो उनसे कीजिए कि आप क्या करना है। और हमारे इस केस के अंदर भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना के टाइम पे मेडिकली प्रूव हो चुका है, खूब करिए, 2-4 बार नहीं, 2-3 बार वो करके नहीं, वो ये नहीं, 15 से 20 बार, कम से कम 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन शुगर नीचे जाने का कोई कारण तो होगा ना, जो शुगर नीचे नहीं, कारण कुछ नहीं, वो तो वही बता सकते हैं जिन्होंने जांच की, और जो पता नहीं क्या दवाई चल रही है। आप कौन सी दवा ले रहे हो डायबिटीज की? अभी इस वक्त तो नहीं ले पाए, बीच में उन्होंने स्टेरॉइड दिए थे। उस वक्त जो ले रहे थे वो दवा मुझे नहीं पता ना, वो दवा एलोपैथिक की दवा, एलोपैथी वाला ही डिसाइड करेगा कि उसका क्या रोल है, उसने क्या कम ज्यादा किया है और क्या उसमें चेंज करना है। हमारा रोल अलग है आयुर्वेद और योग का, तो वो उसको आप उसके साथ यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। कोशिश कीजिए, स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। और भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब का। अर्जुन जी कालरा साहब अंतिम प्रश्न लेते हैं। अर्जुन जी कालरा साहब है मानसरोवर समाज के प्रधान। हाँ जी, आदेश करें। हाँ सर बोलिए। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ साहब, मेरा साहब ऐसा है कि मेरी उम्र अभी 84 कंप्लीट करने वाला हूँ। धन्यवाद। और अभी 84
84 ईयर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। मेरे को 24 घंटे एसी में बैठना पड़ता है। थोड़ी सी गर्मी हो ना तो मेरे तलवों में और पटांगों में जलन की महसूस होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेजर प्रॉब्लम तो यही है कि मैं थोड़ी सी घर्षण या थोड़ी सी गर्मी में बाहर निकलूं तो फिर उसके बाद आधा डिग्री टेम्परेचर भी हो जाता है। हाँ, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये कि विज्ञान के जो आविष्कार हैं अपनी सुविधा के लिए हैं। एसी का प्रयोग कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अब योग में मेरी क्या भूमिका है? आप तो अफोर्ड कर सकते हैं। मान लो किसी के पास एसी नहीं हो तो क्या करेगा, है ना? तो उसके लिए मेरा योग ये कहता है कि शीतली प्राणायाम मैं आपको करके दिखा रहा हूं। और भी कोई भाई जो सुन रहे हैं, किसी को भी शरीर में गर्मी की प्रॉब्लम हो, तलवे में जलन, जिन्होंने पूछा था, शीतली प्राणायाम, जीवान की नाली बनाकर उससे सांस भरना है और नाक से छोड़ देना, बस। और कुछ नहीं करना। बैठे बैठे कई बार कोई भी काम कर रहे हो, दरी बिछा के बैठने की जरूरत नहीं। वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर आप अखबार पढ़ रहे हो, एनी टाइम जब भी आप कर रहे हो, आप शीतली प्राणायाम करिए। ये आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करेगा, आपको ठंडक प्रदान करेगा, ठीक है। और कोई उपाय नहीं है। अब इस उम्र में जाकर शरीर कुछ न कुछ तकलीफ ऐसी देता है जिसका कोई उपाय नहीं है। अगर मॉडल जितना पुराना होता है, ठीक है। शीतली प्राणायाम खूब करिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ नहीं करना। अब इस समय हो गया है 9:13 आज, और आचार्य जी को व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा। हर शनिवार विटामिन डी की भी कमी है। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी, हाँ प्रणाम रणवीर सिंह जी, सादर नमस्ते। अरे राणा साहब नमस्कार। हाँ आदेश करें। बस हुक्म, मैं कुछ शब्द ही सुन पाया, और डॉक्टर साहब को अब जैसे मैंने लेट ही मैसेज देखा था और जैसे ही नाम पढ़ा, पर बस बहुत मन हुआ डॉक्टर साहब से आशीर्वाद लेने का, आपसे आशीर्वाद लेने का, दोनों से। तो मन बहुत खुश हुआ और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। और मैं चाहूंगा, मैंने डॉक्टर साहब आपका भूपेन जी साहब, आपको भी मैंने डॉक्टर साहब निवेदन किया है, तो योगाचार्य जी का और भी हमें आशीर्वाद मिले और अधिकाधिक लोग लाभान्वित। प्रणाम। प्रत्येक शनिवार को इसी लिंक से, सेम लिंक से, रात्रि 8 बजे से यह कार्यक्रम रहता है। और जो हमारे नए साथी प्रतिभागी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वे अपना कांटेक्ट नंबर जरूर इसमें जो अपना मैसेज वाला है उसमें भेज दीजिएगा। और इसमें आदरणीय अर्जुन सिंह कालरा, प्रधान मानसरोवर समाज, आदरणीय श्री रणवीर सिंह जी, जो कि मेवाड़ के क्षत्रिय महासंघ के आप पदाधिकारी हैं, उनका स्वागत। और इसी तरह से इस कार्यक्रम में जुड़े सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार। आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। दुबई से आप प्रत्येक शनिवार रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक यह सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और डॉक्टर साहब के हम आपको व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करवा देंगे। आप अपना कांटेक्ट नंबर इस जो अपना मैसेज बॉक्स है उसमें आप छोड़ दीजिएगा, ताकि हम, एक ग्रुप है हमारा सेवार्थ योग आयुर्वेद एवं यज्ञ संस्थान, उसमें आपको जोड़ देंगे। और डॉक्टर साहब आपको व्यक्तिगत रूप से भी आपको व्हाट्सएप ही, क्योंकि दुबई में है तो व्हाट्सएप से ही यह कार्यक्रम और डॉक्टर साहब का परामर्श हम ले सकते हैं। अगले शनिवार रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक पुनः हम सभी अधिक से अधिक संख्या में, अन्य को भी आप शेयर कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आइए शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।
मिलते हैं अगले शनिवार। आप सभी के जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैं आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। मैं करनाल से जुड़ी हुई हूँ, रानी दुर्गावती। पूरा प्रोग्राम देखा है, डॉक्टर साहब का भी पूरा प्रोग्राम देखा है और बहुत ज्ञान अर्जित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम जी, बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मिला और आपने हमारा उत्साह बढ़ाया। बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब की है स्वास्थ्य श्रृंखला है, अगले रविवार को भी डॉक्टर साहब से ठीक है, विशेष विषय पर स्वास्थ्य जरूर देखूंगी। मैं दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। स्वागत है भाई साहब। सर मैं दिल्ली से टीबी मिश्रा बोल रहा हूँ। जी जी, स्वागत। पूर्ण प्रकाश मिश्रा बोल रहा हूँ सर। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम मेरे को। आगे मैं आपसे कुछ विचार विमर्श करूंगा डॉक्टर साहब अपने बारे में। धन्यवाद। आपका कॉन्टेक्ट नंबर भेज दिया? मैं कॉन्टेक्ट नंबर अलग किस इसी में डालूं क्या? अलग डालूं किस कहाँ डालूं है? अभी में डाल दीजिए। इसी में मैं अभी इसको सभी को ऐड करवा दूंगा। अब कैसे इसी में मैसेज बॉक्स में डाल दीजिएगा सर। सर डालता हूँ तो कोशिश करता हूँ डालने की। बहुत अच्छा, आपने बड़ी अच्छी तरह वो किया है, संचालन किया है मंच का। जी बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूर्ण जी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए यदि आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। 9810 9810 274 274 269। 269। मैं अभी आपको ऐड कर दूंगा सर। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। हाँ, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। हाँ जी, मैं सरला, हाँ मैं ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली से बोल रही हूँ। मैंने बहुत लेट ज्वाइन करा है और जो भी सुना है मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अगली बार से मैं टाइम से जुड़ने की प्रयत्न करूंगी। मैंने मैसेज अभी देखा है, इसको लेट देखा है मैसेज। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आपकी बात है कि बड़ा मन खुश हुआ। मैंने कहा इसी बहाने अपनी बहन से भी बात हो गई। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते रानी जी। नमस्ते जी, बहुत अच्छा लगा। पुराने 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 परिचय निकल रहे हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी। आपको देख के, आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है। चलो, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। धन्यवाद बहुत बहुत। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलो बंद करते हैं। फोन पे बात करें।
ऐसा दिख गया आपने बहुत प्रोटेस्ट किया सिनेमा के बाद साथ जो फिल्में की सिनेमा अवार्ड मिला अभी देखो सर आपकी फिल्में सर आपने सबकी फिल्म आउटस्टैंडिंग उसके अंदर है उसको जिसको देखो चल के